हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है? तुर्की की अब और एक नई साजिश आ चुकी है। इस्लामिक ग्रुप ने जारी किया ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा, भारत के कई राज्यों को इसमें किया शामिल। ग्रेटर बांग्लादेश तुर्की समर्पित बांग्लादेशी समूह ने जारी किया इस्लामिक सल्तनत का नक्शा, भारत के राज्यों को दिखाया हिस्सा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो तुर्की है उन्होंने एक इस्लामिक ग्रुप का एक नक्शा तैयार किया है, जिसमें बांग्लादेश में भारत के कुछ राज्य, जैसे कि जो बांग्लादेश है तो इसमें भारत के कुछ राज्य, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और इधर जो बिहार झारखंड वाला क्षेत्र है उसको ऐड करके दिखाया है कि ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इट मीन्स कि अब भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है। ये न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है और ये नव भारत टाइम्स है, और जितने भी न्यूज़पेपर है सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया। अब देखिए, तुर्की की अब और एक नई साजिश आ चुकी है। इस्लामिक ग्रुप ने जारी किया ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा। ये जो नक्शा जारी किया जा रहा है, ऐसा नक्शा दिखता है। इसमें ये बीच वाला, अगर आप थोड़ा डार्क ग्रीन क्षेत्र ये वाला देखोगे तो ये है बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है। इसमें ये झारखंड और बिहार का क्षेत्र ऐड किया गया है। इधर ऊपर असम, सिक्किम, असम और ये जो 7 सिस्टर्स हैं उनके क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो ऐसा कहा गया है कि इसको हम ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से जानेंगे। मतलब उनके द्वारा एक नया नक्शा तैयार किया गया है कि अब भारत के इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं वो लोग। चर्चा में क्यों है? हाल ही में बांग्लादेश में एक तुर्की समर्पित इस्लामी समूह द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश नामक एक विवादास्पद नक्शा जारी किया गया है। तो एक समुदाय है जो कि तुर्की को सपोर्ट करता है, इस्लामी समूह है बांग्लादेश में जो रह रहा है, तो उनके द्वारा ये ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार किया गया है। उन्होंने अभी ये सामने सोशल मीडिया पर रख दिया है, जिसमें भारत के कई राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये नक्शा बांग्लादेश के एक विश्वविद्यालय हॉल में लगाया गया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में तनाव उत्पन्न हो चुका है। इस कदम के पीछे पाकिस्तान की भूमिका भी मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की भूमिका, इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है इनडायरेक्टली, जो बांग्लादेश और तुर्की के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। मतलब बांग्लादेश और तुर्की के बीच जो संबंध है उनको मजबूत करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान का दोस्त अब तुर्की है। अब भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में तेजी से सक्रिय हो रहा है। मतलब तुर्की पहले तो पाकिस्तान में एंट्री करता है, ठीक है, उसका दोस्त बनता है। अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की तरफ अपना जो हाथ बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के इस्लामिक प्लान में तुर्की के शामिल होने के सबूत सामने आने लगे हैं। ढाका एक इस्लामिक समूह सल्तनत ए बांग्ला के बैनर तले आया है, जिसने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा प्रकाशित किया है। इस नक्शे में म्यांमार का अराकान राज्य इसमें ऐड किया गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और भारत का पूरा ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो पूरी तरह से वो वाला क्षेत्र शामिल है इसमें। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि तुर्की का एनजीओ इस समूह को समर्थन कर रहा है। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो इससे ये पता चला है कि जो ये सल्तनत ए बांग्ला एक समूह है जो कि बांग्लादेश में अभी मौजूद है और तुर्की को मतलब तुर्की के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, तो उसने ये नक्शा सामने रखा है। तो इसमें तुर्की का भी हाथ दिख रहा है सामने से। बांग्लादेश में एक्टिव हो चुका है तुर्की। अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद तुर्की ने बांग्लादेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो आपको पहले पता ही था, यहाँ पर जो अभी जो मतलब सरकार है अगस्त 2024 के बाद मोहम्मद यूनुस की है, उसके बाद से जो तुर्की है वो अपने इधर कदम बढ़ाने शुरू कर देता है बांग्लादेश में। तुर्की में एर्दोगन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी एकेपी से जुड़े गैर सरकारी संगठन भी बांग्लादेश में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। अंकारा और ढाका के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ा है, जिसमें बांग्लादेशी सशस्त्र बलों को प्रस्तावित सैन्य आपूर्ति भी शामिल की गई है। मतलब कि अब तुर्की पहले तो पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, जो कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसके खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई में तुर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान से वो बढ़ रहा है बांग्लादेश की तरफ। अब बांग्लादेश की तरफ पूरी तरह से एक्टिव होना चाहता है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी हॉल में ये नक्शा लगाया गया है।
ये नक्शा कथित तौर पर ढाका की यूनिवर्सिटी हॉल में लगाया गया है, जहां पर युवा और छात्र आते रहते हैं। मतलब युवा पीढ़ी में एक ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो बांग्लादेश है उसको ग्रेटर बांग्लादेश का हम एक स्वरूप देंगे। उनके द्वारा ये इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है कि यूनिस शासन का समर्थन करने वाली बांग्लादेश के कई लोगों ने पहले भी पूर्व उत्तर राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने की अपील की थी। मतलब पहले भी ये बात हो चुकी है मोहम्मद यूनिस की सरकार में कि जो भारत के पूर्व उत्तर के राज्य हैं उसको बांग्लादेश में शामिल किया जाए। इसी साल फिर मार्च में चीन दौरे के दौरान मोहम्मद यूनिस चाहते हैं वहाँ पर चीन का दौरा करने, और वहाँ पर भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताया गया है और बांग्लादेश को पूरे इलाके के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षण बताया जा रहा था। कि बांग्लादेश खुद को ये बता रहा था कि मैं अकेला ही इस पूरे समुद्री क्षेत्र का राजा हूँ, और जो भारत के पूर्व उत्तर राज्य वो लैंडलॉक्ड हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आप ये पूरा मैप देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो रेड कलर का क्षेत्र दिखाया हुआ है इसमें, तो इसमें ये जो रेड कलर का है क्षेत्र, तो ये है बांग्लादेश का, जो आज का बांग्लादेश है ये इतना। इसमें अब देखिए बिहार का क्षेत्र ऐड करना चाहते हैं, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर वो चाहते हैं हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ऊपर ये सिक्किम का क्षेत्र और ये पूरा ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और साथ ही ये आराकोन, म्यांमार का जो आराकोन स्टेट है इसको भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये नया नक्शा तैयार किया गया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि 21 स्टेट्स ऑफ द रिजाइम, मतलब कि यहाँ पर 21 स्टेट्स इसमें होंगी, पूरी स्टेट्स। तो ये नक्शा अब जैसे कि छात्रों जहाँ पर विश्वविद्यालय और विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव बनाने के लिए वहाँ से शुरुआत की गई है। इस नक्शे का इतिहास क्या है? ग्रेटर बांग्लादेश का विचार एक अत्यधिक विवादास्पद और भावनात्मक मुद्दा है। ये एक विस्तारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है कि बांग्लादेश अपना विस्तार करना चाहता है, जिसमें बांग्ला भाषी आबादी वाले क्षेत्र, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, म्यांमार के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि इस विचार को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है, मतलब पूरे सभी कंट्रीज या सभी के द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ कट्टरपंथी समूहों के बीच समय समय पर ये उभरता रहा है, और इसको सोशल मीडिया पर अलग अलग समय में इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, इसका आगे प्रचार किया जा रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें, दिसंबर 2024 में यूनिस सरकार के एक प्रमुख सहयोगी और अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही नक्शा एक शेयर करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। इस पोस्ट ने भारत में आक्रोश पैदा कर दिया था। ऑब्वियसली भारत को गुस्सा आएगा क्योंकि उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने की बात की जा रही है, जिसके बाद इसे हटा लिया गया था। भारत ने इस मामले में बांग्लादेश सरकार के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज किया है। मतलब कि भारत अब बांग्लादेश से थोड़ा खफा है इस चीज़ को लेकर। मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा का प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि हम एक अलग से अपनी इस्लामी कंट्री को हम बढ़ाएं, मतलब उनका विस्तार करें और उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो कि इस्लाम को मानते हैं या फिर जो मुस्लिम हैं। तो बांग्लादेश के इस्लामी संगठनों पर मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तुर्की के एनजीओ किस स्तर तक बांग्लादेश की नीति और युवाओं की मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो तुर्की के एनजीओ हैं वो भी किसी न किसी तरह से बांग्लादेश की जो भी पॉलिसी है और युवा को पूरी तरह से मतलब प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से समर्थन, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भारत के क्षेत्र को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत का कोई क्षेत्र किसी भी देश के द्वारा अपने कब्जे में ले लेना। ग्रेटर बांग्लादेश जैसे विचारों का प्रचार न केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करता है, बल्कि पूर्व उत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि अब देखिए, जब
भारत के जो पूर्व उत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं जो भारत की, तो उसको अब कोई कंट्री अपने में शामिल करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पर कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं हो पाएगी, वहाँ पर अस्थिरता पूरी तरह से बढ़ सकती है। और इस पर अगर हम बात करें तो पहले भी कुछ समय पहले यानी कि पिछले साल इसको ऐसी बात पहले भी सामने आ चुकी है। बांग्लादेश में जोड़ने की बात हो रही है कि भारत के राज्यों में जो पिछले साल से ही जो बांग्लादेश है वो भारत के पीछे पड़ा है कि हम इन स्टेट्स को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एक झारखंड के निवर्तमान अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, तो उन्होंने बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद, अवामी लीग का जब वहां पर पतन हो जाता है तो वहां पर चल रही राजनीतिक उथल पुथल और कट्टरपंथी तत्वों के उदय से सनसनीखेज खुलासे करते हैं। जो मरांडी एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये देख सकते हैं आप, यह पिछले साल की न्यूज़ की हेडलाइन है। जो पिछले साल भी ये न्यूज़ में आया था, ये पूरा एक चर्चा का विषय बना हुआ था पिछले साल भी, और इस साल फिर इसको दोबारा सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि युवा की जो मानसिकता है उनको प्रभावित किया जा रहा है एक तरह से। तो अब देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश या बांग्लास्तान, मतलब इन दोनों को नाम दिया गया है। और राजनीतिक अस्थिरता के बीच झारखंड के निवासियों के लिए एक चेतावनी थी कि झारखंड के क्षेत्र को इसमें मिलाने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश में। झारखंड के जो भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और ऐसे दावे किए हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक बड़ा बांग्लादेश बनाने की साजिश की जा रही है। तो ये आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, अगस्त 2024 की। तब से ये मुद्दा आज तक धीरे धीरे चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अब फिर एकदम से ये विषय पूरी तरह से चर्चा में उभर कर सामने आता है जब फिर से ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, जिसमें भारत के बहुत सारे क्षेत्र को ऐड किया हुआ दिखाया हुआ है। इसमें मरांडी द्वारा साझा की गई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि 5 अगस्त को हसीना के पतन के बाद, हसीना की जो सरकार है वो गिर जाती है, उसके बाद बांग्लादेश का सोशल मीडिया पर ऐसे इस्लामिक राज्य के निर्माण से जुड़े संदेशों से भरा पड़ा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जमात और हिफाजत ए इस्लाम के समर्थकों की एक ही मांग है, इस बार गजवातुल हिंद यानी कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध। इसका मतलब है गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध, उसके बाद इस्लामिक बांग्लादेश हासिल किया जाना चाहिए। तो ऐसी बातें सामने आ रही थी पिछले साल। ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं, पिछले साल का ट्वीट है यहाँ पर। हम आपको इसलिए इसको न्यूज़ को हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको इस चीज़ के प्रूफ मिल सके कि पिछले साल भी ये सभी चीज़ें जो थी न्यूज़ में चल रही थी। लेकिन पिछले साल तुर्की का कोई इस तरफ रुख नहीं था बांग्लादेश की तरफ, लेकिन अब पूरी तरह से तुर्की भी समर्थन कर रहा है बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में। यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांग्लास्तान देश बनाने की साजिश चल रही है, नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर, और साथ में भारत के भी बहुत से हिस्सों को मिलाने के बाद। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्तावित बांग्लादेश राज्य में झारखंड का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें संथाल के कुछ हिस्से आते हैं जहाँ पर संथाल जनजाति रहती है, बिहार के किशनगंज और कटिहार, म्यांमार के रखाइन और आराकान क्षेत्र और अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड को छोड़कर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्से शामिल होंगे। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप और नेपाल के झापा के हिस्से को भी शामिल करने की बात कही गई है इसमें। तो यहाँ पर फिर से ये वही मैप है जो हम पहले देख चुके हैं। ये जो पूरा ग्रीन कलर का, अगर हम इसमें बांग्लादेश का क्षेत्र देखें तो बांग्लादेश सिर्फ इसमें इतना ही है, जो बाकी सारा क्षेत्र है वो दूसरे यहाँ पर भारत के देश से लिया हुआ है, और ये भी भारत का, और यहाँ पर म्यांमार का क्षेत्र है जो कि आराकोन का स्टेट है उसको ऐड किया गया है। तो ऐसा नक्शा अब फिर से सोशल मीडिया में सामने आया है, तो इट मीन्स अब फिर से कोई ना कोई बांग्लादेश ऐसी योजना, ऐसी नीति बना रहा है जिससे कि भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। लेकिन ये बांग्लादेश अकेले ऐसा नहीं कर रहा है, उसको किसी ना किसी देशों की सपोर्ट जरूर मिल रही है। जैसे
जैसे कि अभी सामने आया कि तुर्की उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। मरांडी ने कहा सतर्क रहने का समय आ चुका है। तो तब उन्होंने तब से ही कहा था कि हमें अब बहुत ही अवेयर रहना होगा इस चीज़ को लेकर। मरांडी ने जो एक्स पर बयान जारी किया है उसमें कहा है 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद कट्टरपंथी गजवातुल हिंद और इस्लामिक बांग्लादेश के लक्ष्य को पूरे करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति कट्टरपंथियों के खतरनाक इरादे झारखंड समेत पूरे देश के लिए संवेदनशील है। मरांडी ने कहा कि झारखंड में जिस तरह बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ रही है उससे ये लगता है कि कांग्रेस और झामुमो को भी कट्टरपंथियों के मंसूबों को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय 3.5 करोड़ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अब जो वहाँ पर झारखंड में कांग्रेस की सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा मतलब जो बांग्लादेश के मंसूबे हैं उनको पूरा करने में पूरी तरह से जैसे सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो अचानक एकदम से बढ़नी शुरू हो गई है और उन्हें इस चीज़ का खतरा है कि अगर मुस्लिम ज़्यादा हो गए झारखंड में तो इसको फिर मुस्लिम मांग करेंगे अपना एक अलग देश बनाने की, तो उसमें हो सकता है कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करके उसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने ये भी ट्वीट किया था, ये भी 2024 का, ये 25 जुलाई 2024 को आता है। तो देखिए पिछले साल भी ये न्यूज़ लगातार न्यूज़पेपर में बनी हुई थी। तो पहले हमने देखा अगस्त में इन्होंने ट्वीट किया था, फिर जुलाई में किया, अभी मतलब जुलाई और अगस्त तकरीबन आगे पीछे 1 मंथ का ही फ़र्क है। तो इसके द्वारा मतलब न्यूज़ पहले भी ये आ चुकी है लेकिन तब इतना ध्यान इतना गौर नहीं किया गया था। लेकिन अब जब उसे जो वैश्विक स्तर पर अब सपोर्ट मिलने लग चुका है, जैसे कि चीन भी अभी उसे सपोर्ट कर रहा है, जिसमें हमने पहले भी देखा था कि वो अभी चीन में जो मोहम्मद यूनुस है चीन में यात्रा करने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जो भारत के जो 7 सिस्टर्स है वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और मैं पूरे समुद्री क्षेत्र का अकेला ही राजा हूँ, मतलब पूरा नियंत्रण मेरे कंट्रोल में, सभी कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसा उन्होंने दावा किया है। उसके साथ अभी पाकिस्तान भी बांग्लादेश को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक होने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि उन्होंने ट्वीट किया था पहले 2000 में झारखंड में 36% आदिवासी थे, आज झारखंड में 26% आदिवासी बचे। इट मीन्स जो 10% है वो मुस्लिमों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते और उन्हें मुस्लिम बना रहे हैं। तो गांव के गांव मुस्लिम बाहुल्य होते जा रहे हैं, मतलब वहां पर मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 25 सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 123% तक बढ़ चुकी है। और उन्होंने कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का भी जिक्र किया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया और साहिबगंज। तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा गिनती में मुसलमानों की संख्या पाई जा रही है। तो अब देखिए सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर भी खतरा है भारत को, उसके थ्रू भी भारत को बहुत बड़े हिस्से को जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको अलग करने की कोशिश होती रही है समय समय पर, और आज भी ये कोशिश जारी है। सिलीगुड़ी के पास ड्रैगन का साया है। ड्रैगन मतलब कि जो भी आप मान लीजिए बांग्लादेश चीन दोनों ही ड्रैगन की तरह ही हैं। चीन ने भारत के चिकन नेक के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जो बांग्लादेशी एयर बेस है उसको पुनर्जीवित करने में मदद की है। तो बांग्लादेश का एक एयर बेस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। तो उसको फिर से दोबारा मतलब रीजनरेट करने की कोशिश की जा रही है और उसका पूरा समर्थन कर रहा है चीन। भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के नज़दीक बांग्लादेश के लाल मोनीरिहाट एयरबेस को फिर से जीवित करने की चीन की भागीदारी मतलब रणनीतिक चिंताओं को जन्म देती है कि अब चीन बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है उस एयरबेस को फिर से बनाने के लिए। तो हो सकता है अब वो भारत पर भी किसी प्रकार से अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण बनाना चाहता है। भारत के पूर्व उत्तर के जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित एयरबेस सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की कमजोरियों को बढ़ा सकता है। हो सकता है ये एयरबेस सैन्य रणनीतिक सैन्य गतिविधियों के लिए इसको यूज़ किया जाए। यह विकास हिमालय सीमा के साथ उन्नत एयरबेस के चीन के व्यापक विस्तार से जुड़ा हुआ है जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उन्नत सुविधाएं शामिल हैं।
तो यहाँ पर मैप में देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है, थोड़ा सा ये जो बिल्कुल छोटा सा कॉरिडोर है, तो इसके थ्रू यहाँ पर ही बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अभी योजना चल रही है, जो कि चीन उसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो अब है नहीं कि बांग्लादेश अकेला ही इस पूरे खर्चे को अफोर्ड करेगा। हो सकता है ये चीन अपने लिए ये एयरबेस बनवाना चाहता हो और लेकिन सहारा ले रहा है बांग्लादेश का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इसके बिल्कुल नज़दीक अगर इस क्षेत्र पर पूरी तरह से किसी और देश का कब्जा हो जाता तो इट मीन्स भारत का जो संपर्क है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 सिस्टर से ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन नेक कॉरिडोर है इधर, और इस पर ये जो रेड कलर का मार्क है यहाँ पर लाल मोनीरहाट जो कॉरिडोर इस नाम की जगह पर एयरबेस बनाने की बात चल रही है। लाल मोनीरहाट एयरबेस एक अतीत की विरासत है, मतलब इतिहास में भी ये यहाँ पर एक एयरबेस होता था लेकिन उसको किसी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता स्थित इंडो बांग्ला स्टडी रिसर्च सेंटर के अनुसार लाल मोनीरहाट का निर्माण मूल रूप से अगर शुरुआती दौर में हम देखें 1931 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना के लिए एक बेस के रूप में काम करता था। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब उन्होंने ऐसा एक एयरबेस बनवाया था, जो कि बाकी जो मित्र देशों की सेनाओं हैं उनके लिए एक बेस का ये काम करता था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसे नागरिक उपयोग के लिए कुछ समय के लिए फिर से खोल दिया था। तब से यह 1166 एकड़ में फैले अपने क्षेत्र और 4 किलोमीटर के रनवे और बड़े टरमैक साइज सुविधाओं के बावजूद काफ़ी हद तक परिष्कृत हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए फिर से मैप में ये जो रेड कलर का डॉट है इधर ही बनाने की बात हो रही है एयरबेस, और यहाँ पर है चिकन नेक कॉरिडोर। ये देख सकते हैं आप कितना थोड़ा एरिया है यहाँ पर। अगर इस पर किसी और कंट्री का कंट्रोल हो जाता है तो हम तो पूरी तरह से 7 सिस्टर से अलग हो जाएंगे। 2019 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिरती है, वहाँ पर एक नहीं 2019 में नहीं 2024 में गिरती उनकी सरकार। तो 2019 में जो वहाँ की सरकार है शेख हसीना की सरकार थी अवामी लीग, तो वहाँ एक विमानन और एरोस्पेस विश्वविद्यालय विकसित करने की घोषणा की गई थी, जो कि अब बांग्लादेश वायुसेना के अधीन अभी भी चालू किया जा रहा है इसको। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाल मोनीरहाट और 5 अन्य ब्रिटिश युग के हवाई अड्डों को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा है। अन्य हवाई अड्डों में जैसे कि इर्शरवादी, ठाकुरगांव, शमशेर नगर, कोमिला और बोगरा शामिल हैं। तो इन हवाई अड्डों का भी प्रस्ताव रखा गया कि इनको भी चालू किया जाए। तो भारत के पूर्व उत्तर के लिए रणनीतिक निहितार्थ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है, अपने सबसे संकरे बिंदु पर 22 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आप खुद सोचकर देखिए 22 किलोमीटर कितना चौड़ा होता होगा। यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस कॉरिडोर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर रिपोर्टों की अगर हम बात करें तो वहां पर पता चलता है कि एयरबेस को विकसित करने में चीन की भी भागीदारी है, संभवतः एक हवाई अड्डे के रूप में। ये हालांकि डर बना हुआ है कि दोहरे सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। इससे चीन भारतीय सैन्य आंदोलनों की निगरानी करेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास खुफिया जानकारी इकट्ठी कर सकता है। मतलब कि चीन एक बार बांग्लादेश की मदद करेगा इसको एयरबेस फिर से पुनर्जीवित करने में, फिर खुद चीन यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और भारत की जो भी खुफिया जानकारी है, जो भी सैन्य आंदोलनों की जो निगरानी है, वो पूरी तरह से चीन आराम से यहाँ पर बैठकर कर सकता है। इस सीमा रेखा में कोई भी व्यवधान भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकता है। भारत, भूटान, चीन मतलब तीनों त्रिकोणीय जंक्शन के पास चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने पहले ही तनाव बढ़ा दिया है और अब ये तनाव और देखने को मिल रहा है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास चीन का बढ़ता प्रभाव। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव सिर्फ सैन्य हित ही नहीं बल्कि आर्थिक परियोजनाओं में भी शामिल है। चीनी कंपनियां रंगपुर के पास कारखाने ओपन कर रही हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र बना रही हैं, एक सैटेलाइट शहर बनाने की भी योजना चल रही है। ढाका के पास एक पत्रकार ने बताया कि नाम ना बताने की
उन्होंने शर्त रखी है कि आप हमारा नाम नहीं रिवील करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कारखाने लगभग पूरी तरह से चीनी कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय श्रमिकों की न्यूनतम भागीदारी है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको कोई रोजगार, कोई वहाँ पर भागीदारी नहीं मिल रही, सिर्फ जो चीनी लोग हैं और चीन के जो कर्मचारी हैं वही इसको संचालित कर रहे हैं। चीनी कंपनियां भारत की सीमा के नज़दीक क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी प्रयासों में भी गहराई से शामिल हैं। मतलब कि चीनी कंपनियां जो है भारत की जो बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं और कनेक्टिविटी प्रयासों में भी शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर फिर से आप मैप पर देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यह है और यहाँ पर चीन अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर चीन का यहाँ पर नियंत्रण हो जाता है, इट मीन्स चीन पहले ही भारत के पीछे पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि अब तो उसे फिर पूरी तरह से मौका मिल जाएगा भारत को भारत को तोड़ने का। तो ये तो भारत की अखंडता को खतरा है। बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ अब रुख बदल रहा है। भारत बांग्लादेश के चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे होते जा रहे हैं, मधुर संबंध होते जा रहे हैं और इसको एक चिंता के रूप में देखा जा सकता है। चीनी अधिकारियों ने लाल मोनी घाट का दौरा करने से पहले एक पाकिस्तानी सैन्य खुफिया प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। तो पाकिस्तानियों ने भी बांग्लादेश में अब एंटर होना शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, मैंने आतंकवाद के केंद्र शब्द का इस्तेमाल एक खास देश पाकिस्तान के लिए किया था। अब अगर वे देशवासी किसी और स्थान पर जाते हैं और वो हमारा पड़ोसी है, तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इस बारे में चिंतित होना चाहिए। उन्हें इस धरती का इस्तेमाल भारत के आतंकवादियों को भेजने के लिए नहीं करना चाहिए। तो जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए अगर पाकिस्तान आतंकवादी को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान किसी और कंट्री में जाता है जो कि हमारा पड़ोसी है, तो हमें उसको भी शक की नज़र से ही देखना चाहिए और इसके लिए हमें चिंता होनी चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी आतंकवादियों के साथ मिलकर कोई भी गड़बड़ कुछ भी करता है तो इससे हमारे अस्तित्व को खतरा हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI के भारत के पूर्वोत्तर में सशस्त्र अलगाववादी समूहों के साथ संबंध रहे हैं, जिसमें कई बांग्लादेश से संचालित होते थे, जबकि 2009 में अवामी लीग सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। जब अवामी लीग की सरकार थी शेख हसीना की 2009 में, तब भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी और तब से ही आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी पड़ोसी देशों में शामिल है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? भारतीय वायुसेना ने अंबाला, हासीमारा सहित कई ठिकानों को अपग्रेड कर दिया है। बुनियादी ढांचे जिसमें रडार सिस्टम, साइबर सुरक्षा को बढ़ाया गया, लेकिन चीन द्वारा नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया, जिसमें 195 पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल है और इसे गुणात्मक लाभ में रखता है। भारत ने अभी तक अपना खुद का स्टेल्थ विमान नहीं बनाया है, मतलब नहीं उतारा है। दिसंबर 2024 में चीन ने 2 नए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का खुलासा किया है, जिन्हें पश्चिमी विश्लेषकों ने J-36 और J-50 का नाम दिया है, जो कि ड्रोन के साथ AI संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब जिनको AI के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। सिमोन कहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्मों का समर्थन करने के लिए नए एयरबेस के साथ चीनी वायुसेना के लिए अस्थायी या आकस्मिक उपयोगिता से परे इरादे का संकेत दे सकते हैं। पैमाने और गहराई LAC के पास निरंतर तैनाती, तीव्र गतिशीलता, लगातार उपस्थिति की तैयारी का संकेत देते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि चीन के पास कुछ ऐसे अभी वेपन्स वो डेवलप कर रहा है, जिससे कि पूरी तरह से वो ये योजना बना रहा है कि भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। अब देखिए, तुर्की भी इसमें शामिल हो जाता है। तुर्कियों के खिलाफ फिर भारत एक अभियान चलाता है, बाइकॉट। तुर्की बाइकॉट का अभियान चलता है। भारत में अभी ये तेजी से बढ़ रहा है। सेब मार्बल पर रोक लग जाती है। ट्रैवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद कर दी है। दोनों देशों पर और कितना असर पड़ेगा ये हम देखेंगे आगे के जो वीडियो, मतलब आगे के जो वीडियो है उसमें।
22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ जाते हैं और तुर्की अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को ड्रोन, हथियार दिए और इन्हें चलाने वाले ट्रेंड लोग भी भेजे गए हैं। इसके बाद फिर देश भर में बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान शुरू हो गया है। मतलब कि उन्होंने शरेआम ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। हालांकि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने एक तो चलो हथियार तो उन्होंने अपने दिए, उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था को अच्छा करना था, लेकिन उन्होंने साथ में ट्रेंड जो पर्सन थे हथियार चलाने के लिए वो भी भेजे थे पाकिस्तान में। तो अब इसे हम एक इशारा समझ सकते हैं कि हमने जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की के लिए, लेकिन तुर्की जो गद्दारी कर रहा है भारत के साथ, और फिर भारत ने इसके मतलब रिएक्शन में अभी उन्होंने एक्शन किया तो हमने रिएक्शन करना ही था। तो इसके रिएक्शन में तुर्की बाइकॉट का आंदोलन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुर्की का बाइकॉट करने के लिए 5 बड़े कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। भारत के जो ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जैसे कि इज़ माई ट्रिप और इकिस्गो ने सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए तुर्की अजरबैजान की यात्रा ना करने की एडवाइजरी जारी कर दी है कि तुर्की और अजरबैजान में अब यात्रा भारत के लोगों के द्वारा नहीं की जाएगी। भारत के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की के जो इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते थे उनको निलंबित मतलब कि सस्पेंड कर दिया है। AMU ने भी शैक्षिक संबंध खत्म कर दिए हैं। तो ये भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्कियों से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके बजाय वे हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और बाकी देशों से सेब खरीद रहे हैं। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने मार्बल का आयात रोकने से सरकार से आग्रह किया है। कानपुर के व्यापारियों ने 80% ऑर्डर कैंसिल कर दिए। जयपुर के कारोबारियों ने करोड़ों के ऑर्डर को रोक दिया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। भारत ने तुर्की का बाइकॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल एजेंसियां, व्यापारी संगठनों के बाद देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा और रिलायंस की स्वामित्व वाली AJIO के ने भी तुर्कियों का प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ये लांट यातायात ऑफ स्टॉक हो गए हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं तुर्की के, यहाँ पर भारत में उनका इंपोर्ट बंद कर दिया गया है और भारत में उनको सेल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब देखिए नेशनल ट्रेड लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो CAIT एक कॉन्फ्रेंस है, CIAT यूनाइट्स ट्रेड लीडर्स फॉर अ कंप्लीट ट्रेड बाइकॉट ऑफ तुर्की एंड अजरबैजान। तो इसके द्वारा भारत में जो तुर्की और अजरबैजान के जो भी ट्रेड है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहिष्कार का व्यापार पर क्या असर पड़ता है? पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। पहले तो भारतीय पर्यटकों की संख्या 2024 में तुर्की में 62.2 मिलियन विदेशी पर्यटक में से लगभग 3 लाख भारतीय थे, जो कि तुर्की के पर्यटन राजस्व में करीब $291.6 मिलियन का योगदान देते हैं। मतलब उन्हें हमारे जो भारत के वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते थे उनसे $291.6 मिलियन का उन्हें मुनाफा हुआ था। बुकिंग में गिरावट आ चुकी है। बहिष्कार के कारण तुर्की की यात्रा बुकिंग में 60% कमी आई है और टिकट रद्द करने में 250% वृद्धि हुई है। मैक माई ट्रिप और इज़ माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्मों ने तुर्की के ट्रैवल ऑफर हटा दिए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो भी साइट्स हैं मैक माई ट्रिप और इज़ माई ट्रिप, इस पर जो तुर्की के ऑफर्स आ रहे थे कि तुर्की में आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसको हटा दिया गया है। विशेष आयोजन किए गए हैं। भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग 5 से 15 करोड़ रुपए प्रति शादी होती थी, तुर्की में लोकप्रिय थी, जिससे तुर्कियों को सालाना 500 से 1000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। इनको रद्द कर दिया गया और तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? तुर्की की GDP में पर्यटन का योगदान 12% था और रोजगार में 10% है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है।
तो देखिए पिछले 6 सालों में जो 11 लाख से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए थे। तो अब देखिए एकदम से अब वहाँ के जो यात्री हैं, जो भारतीय टूरिस्ट हैं, उनमें अगर गिरावट आ जाएगी तो इट मीन्स कि तुर्कियों को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर हम 2019 का डेटा देखें तो तुर्की गए से 2,30,000 जो भारतीय लोग थे वो तुर्की में गए थे, और अजरबैजान की बात करो तो 65,000 वहाँ गए थे। 2024 में फिर भी 2,87,000 मतलब करीबन 3 लाख तक पहुँच गए थे ये गिनती। लेकिन अब बहिष्कार किया जा रहा है, तो अब सरकार भारत के द्वारा कोई भी वहाँ पर टूरिस्ट ना जाने की अपील की जा रही है। अब देखिए फल और अन्य खाद्य उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सेब का आयात होता था तुर्की से। भारत तुर्की से सालाना 1200 से 1400 करोड़ रुपए के सेब आयात करता था, मतलब इंपोर्ट होते थे। 2023 में 700 करोड़ रुपए के सेब शामिल थे। पुणे, गाजियाबाद, मुंबई जैसे शहरों में व्यापारियों ने तुर्की के सेब का आयात बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय बाजारों में ये सेब गायब हो चुके हैं। विकल्प क्या? व्यापारी अब हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान, अमेरिका, न्यूजीलैंड से सेब खरीद रहे हैं, जिससे तुर्की का बाजार लगभग यहाँ भारत में खत्म होता जा रहा है। सूखे मेवे और मसाले। पुणे, महाराष्ट्र के व्यापारियों ने तुर्की से सूखे मेवे मसालों का आयात इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसका अनुमानित व्यापार कितना 1000 से 2000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र से और 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए भारत सत्र पर था। मतलब पूरे भारत में 10 से 20,000 करोड़ रुपए व्यापार होता था और 1,000 से 2,000 सिर्फ महाराष्ट्र में होता था। अब देखिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है तुर्की को। भारत का तुर्की को करारा जवाब दिया गया है। सेब सहित और चीज़ों पर भी बाइकआउट लग चुका है। मार्बल और प्राकृतिक पत्थर का भी बाइकआउट किया जा रहा है, आयात बंद कर दिया गया है, जिसमें उदयपुर जो कि एशिया का सबसे बड़ा मार्बल व्यापारिक केंद्र है, उसने तुर्की से मार्बल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। भारत में उपयोग होने वाले 70% मार्बल तुर्की से आता था, जिसका मूल्य 2500 से 3,000 करोड़ रुपए सालाना था। आर्थिक नुकसान हो रहा है। तुर्की के मार्बल निर्यात के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत इसका प्रमुख बाजार था। तो 70% की अगर हम बात करें तो जो हमारे भारत में मार्बल पाया जाता है उसमें 70% तुर्की से इंपोर्ट किया जाता था। अब एकदम से इस इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तो इट मीन्स कि तुर्की के लिए आर्थिक व्यवस्था को, उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा माना जा सकता है। अब देखिए भारत ने जो अप्रैल और फरवरी में तुर्की को 44,547 करोड़ का सामान बेचा था। भारत ने जो बेचा था वहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है। अप्रैल फरवरी का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, रिसेंटली डेटा है 2025 का, जो 44,547 का हमने बेचा है और वहाँ से खरीदा कितने का? 24,317 करोड़ का। इट मीन्स हमारा जो ट्रेड बैलेंस है सरप्लस रहा है यहाँ पर 20,230 रुपये का, मतलब 30 करोड़ रुपए का, ये करोड़ों में दिया हुआ है। अन्य उत्पाद और व्यापारों पर भी प्रतिबंध लग चुका है, जैसे कि आभूषण, कपड़े, आभूषण मीन्स ज्वेलरी, कपड़े और बाकी सामान। लखनऊ के सराफा बाजार में तुर्की के आभूषणों का इंपोर्ट बंद हो चुका है। तुर्की से आयातित जैतून का तेल, फर्नीचर, सजावटी सामान, हस्तशिल्प, टाइलों की मांग भी कम हुई है। कुल व्यापार कितना? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत तुर्की व्यापार 10.43 अरब डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 6.65 अरब डॉलर था और आयात 3.78 अरब डॉलर था। इट मीन्स कि निर्यात ज़्यादा था और जो आयात था वो कम था। भारत का व्यापार अधिशेष 2.87 अरब डॉलर दिखाता है। तुर्की भारत पर अधिक निर्भर है। विशेषज्ञों की राय क्या है? अर्थशास्त्री भूषण दत्त ने कहा है कि तुर्की के कुल निर्यात का केवल 0.64% भारत को जाता है, जबकि आयात का 3% भारत से आता है। इसलिए तुर्की को भारत की तुलना में ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि भारत में मार्बल और कुछ रसायनों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी उनका आयात बंद कर दिया गया। तो उससे शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों पर क्या खतरा हो सकता है? विश्वविद्यालयों का एक कदम उठाया गया, जैसे कि JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर JNU का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
जामिया मिलिया इस्लामिया अन्य विश्वविद्यालयों ने तुर्की के संस्थानों के साथ समझौते रद्द कर दिए, जिससे एजुकेशन जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी प्रभावित होगा। विमानन और अन्य सेवाएं, जिसमें मुंबई हवाई अड्डे पर तुर्की की कंपनी के संचालन को हटाने की मांग उठ रही है कि अब पूरी तरह से ही तुर्की के साथ संबंध खत्म कर लिए जाएंगे। भारत पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? वैकल्पिक स्रोत हैं भारत के पास। हालांकि कुछ चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें जो प्रोडक्ट भारत में बहुमात्रा में पाए जाते थे, अब उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो इट मीन्स क्या होगा, फिर जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो वैकल्पिक स्रोत क्या है? भारत तुर्की के जो सेब, मार्बल और अन्य उत्पादों के लिए ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड अन्य देशों पर आपूर्ति बढ़ा सकता है, जिससे दीर्घकालिक नुकसान कम हो सकता है। मतलब जो लंबे समय तक नुकसान देखा जाएगा उसको कम करने में मदद मिलेगी। मूल्य में वृद्धि हो सकती है। मार्बल और कुछ रसायनों की कीमतों में अकाल्पनिक वृद्धि हो सकती है, लेकिन बाकी स्रोतों से आपूर्ति इसे संतुलित कर सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है। भारत का व्यापार अधिशेष और तुर्की पर कम निर्भरता दिखाती है, लेकिन भारत इस बहिष्कार को बेहतर तरीके से झेल सकता है, क्योंकि भारत का इंपोर्ट कम था और एक्सपोर्ट ज़्यादा था। इट मीन्स भारत तुर्की पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं था जितना कि तुर्की भारत पर। तुर्की पर इसका पूरी तरह से ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, जैसे कि पर्यटनों का, सेब, मार्बल और अन्य उत्पादों के बहिष्कार से तुर्की को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है। और इस पर निर्भरता तुर्की की जो अर्थव्यवस्था भारत के पर्यटन और आयात पर काफ़ी निर्भर है, जबकि भारत के पास वैकल्पिक बाजार है और आपूर्ति करता है। राजनीतिक दबाव बन सकता है। बहिष्कार तुर्की को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि मालदीव के मामले में देखा गया था कि मालदीव पहले भारत के साथ उनका रुख, मतलब वो भारत के साथ अच्छे से संबंध उनके नहीं तनावपूर्ण हो चुके थे, तो फिर से मालदीव ने जो पुनर्विचार किया इस चीज़ पर कि उन्हें नुकसान होगा, और फिर से अभी भारत और मालदीव के जो संबंध है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, मगर तुर्की क्या निकला? गद्दार निकला है, क्योंकि भारत और तुर्की के संबंधों का इतिहास बिल्कुल जटिल रहा है, जिसमें सहयोग और तनाव दोनों शामिल थे। भारत ने कई मौके पर तुर्की की मदद की है, खास करके 2023 में विनाशकारी भूकंप आता है जब तुर्की में, तो ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा चलाया जाता है। इस आपदा में भारत ने तुर्की को मेडिकल टीमें, रेस्क्यू दस्ते, राहत सामग्री और 30 बेड का एक अस्थायी अस्पताल भेजा था, जिससे हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली थी। लेकिन अब तुर्की क्या उन चीज़ों को, उन एहसानों को, मतलब जो हेल्प की थी भारत ने, उनको भूल चुका है, और अब वो पूरी तरह से पाकिस्तान को समर्थन करता है, और पाकिस्तान के साथ साथ अब उसका रुख बांग्लादेश की तरफ भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1970 के दशक में शीत युद्ध के दौरान भारत ने तुर्की को आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान की थी, जिसमें कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान दिए गए थे और कर्ज भी दिए गए थे। लेकिन तुर्की इन चीज़ों को अब भूल चुका है, लगता है उन्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। एर्दोगन क्या बोलते हैं कि तुर्की पाक की सच्ची दोस्ती सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। तो अब वहाँ के जो लीडर हैं उनका बयान आता है कि जो तुर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी और सबसे अच्छे दोस्तों की एक उदाहरण, वो मिसाल दे रहे हैं अपनी दोस्ती की। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे प्रीशियस ब्रदर, मतलब पाकिस्तान को, तुर्की और पाकिस्तान के बीच भाईचारा जिसका आनंद दुनिया में बहुत कम देशों को मिलता है, सच्ची दोस्ती के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। हम पाकिस्तानी स्टेट की समझदारीपूर्ण, धैर्यपूर्ण नीति की सराहना करते हैं, जो विवादों को सुलझाने में बातचीत और समझौते को प्राथमिकता देती है। तो अब ऐसा भी हो सकता है, एक बार अगर देखा जाए, हो सकता है कि ये चालाकी से पाकिस्तान को अपने साथ कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही बेचारा इतना, अब हम क्या ही बोले, उनको कुछ और नहीं कह सकते, हम उन्हें बिल्कुल भोला ही कह सकते हैं कि वो इतना भोला है कि किसी की भी बातों में आ जाता है। तो अभी हो सकता है तुर्की का रुख अभी जो पाकिस्तान की तरफ है उसको, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता हो, और फिर पाकिस्तान को ये अपना असली रंग दिखाएगा, जैसे अभी भारत को दिखा रहा है। भारत के संदर्भ में तुर्की बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं? क्योंकि तुर्की का जो रुख है बांग्लादेश की तरफ हो रहा है, तुर्की की जो बांग्लादेश में गतिविधियां बढ़ रही हैं, सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन होता है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का सत्ता में आने के बाद
फिर तुर्की ने बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। तुर्की ने बांग्लादेशी सेना को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। तुर्की कहता है कि हम सैन्य आपूर्ति मतलब सैन्य उपकरण आपको भेजेंगे, जैसे कि पाकिस्तान को भेजे हैं उसने, और साथ में ट्रेंड पर्सन भी दिए उन्होंने, जिसमें ड्रोन और अन्य हथियार भी शामिल है। हो सकता है उन्हें फिर से ट्रेंड पर्सन दिए जाएं। पाकिस्तान की भूमिका इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने तुर्की और बांग्लादेश को करीब लाने में मध्यस्थता, जो होते हैं ना बिचौलियों का काम, एक बिचौला बना है पाकिस्तान। अगस्त 2024 से दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग तेजी से देखे गए हैं, जिसे भारत के कुछ विश्लेषक भारत के खिलाफ मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स पाकिस्तान क्या आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट। अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे तो इट मीन्स कि भारत के जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, सीमा क्षेत्र हैं, उन पर खतरा हो सकता है इन देशों से। एनजीओ और सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी जैसे AKP से जुड़े हुए गैर सरकारी संगठन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में शुरू हो गए, मतलब वहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ये संगठन कथित तौर पर बांग्लादेश के युवा और इस्लामी संगठनों पर प्रभाव डाल रहे हैं, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, जिन पर आसानी से इफेक्ट डाला जा सकता है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए इसको खतरे के रूप में देखा जाएगा। अब देखिए, तुर्की का पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत के खिलाफ रुख है। मतलब तुर्की का अगर पाकिस्तान के साथ गठजोड़ हो गया तो भारत के खिलाफ एक रुख का ये एक साफ साफ दिख रहा है कि भारत के खिलाफ होने की ये एक चाल चली जा रही है। पाकिस्तान का समर्थन। तुर्की ने हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की ने कथित तौर पर पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन, जिसमें बायराक्टर TB2 और किंग्सी और सैन्य सलाहकार प्रदर्शन दिए, जिनका उपयोग भारत के खिलाफ किया गया है। इट मीन्स कि तुर्की पूरी तरह से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध करने में। कश्मीर मुद्दे पर भी अब इसके बीच टांग अड़ानी शुरू कर दिए। तुर्की लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता पर हस्तक्षेप मानता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष को बढ़ावा दिया। तो जब संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सम्मेलन कुछ भी होता है तो वहाँ पर तुर्की पूरी तरह से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, जो कश्मीरी मुद्दा है उसको लेकर। भारत में तुर्की के खिलाफ भावनाएं क्या हैं? तुर्की ने इस रुख के कारण भारत में बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान के अभियान तेज हो रहे हैं। तुर्की के उत्पाद जैसे कि सेब, पर्यटन पर बहिष्कार की मांग बढ़ चुकी है। ट्रैवल बुकिंग में 60% गिरावट देखी गई है, जिससे कि नुकसान ज़्यादा देखा जाए तो तुर्की को ही होने वाला है। अब देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी गतिविधियां होती हैं भारत के खिलाफ, कट्टरपंथी बयान दिए जाते हैं। बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी तत्व है, जैसे कि मौलवी अबुल कद्दूस फारूकी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। फारूकी ने कोलकाता में आत्मघाती हमलों की धमकी दी है, जिसे भारत ने गंभीरता से लिया है। ISI और अन्य प्रभाव अगर देखे जाएं तो कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, जिसमें हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी की फंडिंग कर रही है। मतलब कि जो कट्टरपंथी संगठन है वो ऐसे जो ISI बांग्लादेश के संगठन है उनके द्वारा जो वहाँ पर संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी, उनको फंडिंग की जा रही है। और तुर्की के NGO इन गतिविधियों को अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकते हैं। पूर्व उत्तर में अस्थिरता देखी जा रही है। पाकिस्तान और संभवतः तुर्की की मदद से बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्व उत्तर राज्य, जिसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड में विद्रोह भड़कने की भावना भड़काने की कोशिश हो रही है। हाल ही में त्रिपुरा और असम में जब्त हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ा गया है। कि अब बताया जा रहा है कि जो त्रिपुरा और असम में हथियार जब्त किए गए तो ऐसा माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान को वहाँ पर सहायता देने के लिए दिए गए थे। क्षेत्रीय और भू राजनीतिक संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान की गतिविधियों को चीन को क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ी हो सकती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को पूर्वोत्तर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश को शामिल करने की संभावना है।
तुर्की के मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया रणनीति क्या है? तुर्की अपनी क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए मुस्लिम बहुल देशों में प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में उसकी गतिविधियां इस रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं जिसे भारत अपने हितों के खिलाफ देखता है। इट मीन्स हो सकता है कि तुर्की का कुछ अपने व्यक्तिगत जो हित होते हैं, अपने पर्सनल जो उनके बेनिफिट हैं, उसके लिए वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हो कि कल को मैं इन मुस्लिम जो इस्लामी बहुल देश हैं उन पर मैं अपना प्रभाव जमा सकता हूँ। अब हम बात करें कि चीन पाकिस्तान के संबंध भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ऐतिहासिक और रणनीतिक गठजोड़ की बात करें, चीन और पाकिस्तान के बीच सभी मौसम की मित्रता यानी कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप 1960 दशक से चली आ रही है, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद और मजबूत हो जाती है। पाकिस्तान ने चीन को भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है। मतलब कि पाकिस्तान चीन को भारत के खिलाफ देखता है और एक अपने दोस्त के रूप में, वो होता है ना कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो इट मीन्स कि जो भारत का जो दुश्मन है, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है भारत और एक तरफ है चीन। भारत का दुश्मन कौन है? चीन। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? भारत, और भारत का दुश्मन है चीन। तो पाकिस्तान और चीन आपस में क्या हो गए? दोस्त हो गए। सैन्य सहयोग इनमें देखा जा रहा है। चीन पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट, ड्रोन, अन्य सैन्य उपकरण प्रदान करता है। 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के साथ मिलकर चीन ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन भेजे थे और सैन्य सलाहकार प्रदान किए थे। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इसको खतरा माना है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत ने फिर भी इसका डटकर मुकाबला किया और जो चीन के हथियार थे उनको वो तन छक्के छुड़ा देना, बिल्कुल वो बात हो चुकी है कि चीन के हथियारों को पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट कर दिया है। अब चीन के हथियारों की पूरे वैश्विक स्तर पर थू थू होने लगी है कि चाइनीज़ माल है वो चाइनीज़ ही निकलता है, चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले। अब देखिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सैन्य सहयोग बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है। CPEC पाकिस्तान के गवादार बंदरगाह को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के प्रभाव के क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को बढ़ाता है। तो अब चीन भारत के आसपास अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मैप में, ये देखिए, ये रोड इनिशिएटिव एक उनका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में गवादार पोर्ट है, इसको सीधा यहाँ पर जो शिनजियांग के जो वहाँ पर क्षेत्र है काशी, उनसे कनेक्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पर इंडिया और इंडिया को ये एक साइड से पूरी तरह से को घेरने की नीति बनाई जा रही है। भारत के लिए क्या प्रभाव है? कश्मीर मुद्दा, चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मंचों पर, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती है। आप देखिए, एक तरफ चीन भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी तरफ हमने देखा था कि तुर्की भी इनको सपोर्ट करता था। इट मीन्स कि तुर्की और चीन भी अब साथ में मिले हो सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है। चीन और तुर्की एक साथ मिलकर इन दोनों देशों को भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं, ताकि कल को भारत को पूरी तरह से घेर कर पूरी एक घेरे की जो उनकी नीति है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति पॉलिसी है, उसके तहत भारत को चारों तरफ से घेर कर निशाना बनाया जाए और भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन भारत बहुत ही बहादुर देशों में से एक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहादुर जो नेता पाए गए, हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर क्रांतिकारी नेता भी थे और जो हिंसक जो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते थे वो भी नेता थे। लेकिन इतिहास में भी अगर हम देखें तो भारत ने किसी भी मुसीबत का एकजुटता के साथ डटकर मुकाबला किया है। तो अब भी जितने भी देश आ जाएं, हमारे दुश्मन आसपास में, चाहे सारे दुश्मन बन जाएं, सभी के सभी देश हमारे दुश्मन हो जाएं, लेकिन फिर भी भारत एकजुट होकर इन सभी देशों का मुकाबला करेगा। तो अब देखिए, भारत के लिए जो प्रभाव, सबसे पहले कश्मीर मुद्दे पर समर्थन देता है चीन पाकिस्तान को। दूसरा है 2 मोर्चा खतरा है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए पश्चिम पाकिस्तान और उत्तरी चीन सीमाओं पर 2 मोर्चा युद्ध का खतरा पैदा कर सकता है। लद्दाख में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन सीमा तनाव ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है।
हिंद महासागर में चुनौती दी जा रही है CPEC को और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत पाकिस्तान के गवादार और अन्य बंदरगाहों में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को चुनौती दे रही है। जो हमने देखा था मैप पर कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है चीन का, जिसके तहत पाकिस्तान के गवादार पोर्ट से लेकर चीन के शिनजियांग के काशी जो जहां वहां पर जगह उससे जोड़ता है और एक तरफ से मतलब वेस्ट साइड से भारत को घेरने की नीति बना चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से पूरे मैप में दिखाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब भारत को कैसे घेर रहा है चीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यांमार में सितावे बंदरगाह, फिर बांग्लादेश में एक बंदरगाह बना रहा है, इधर श्रीलंका में हम्बनटोटा नाम का एक बंदरगाह बना चुका है, मालदीव में बंदरगाह बन चुका है जो चीन का है, और इधर गवादार में, और गवादार से अब सीधा उन्होंने यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर काशी नाम की जगह पर अपना जो एक रोड कनेक्ट किया है। इट मीन्स एक तरफ से अगर देखा जाए तो भारत चारों तरफ से चीन के द्वारा घिर चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की लोड़ नहीं है। भारत बहुत ही मतलब बहादुर देशों में से एक है। भारत ने किसी भी मुसीबत का डटकर मुकाबला किया और आगे भी करता रहेगा। अब देखिए चीन बांग्लादेश के संबंध और भारत के संदर्भ में कैसे हैं। आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहयोग इनका कैसा है। आर्थिक, बांग्लादेश चीन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $24 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसमें 22.88 मतलब 88 बिलियन डॉलर चीन का निर्यात था। बांग्लादेश BRI का हिस्सा है और चीन ने ढाका में कई बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे कि मोंगला बंदरगाह, तीस्ता नदी परियोजना में निवेश किया। 2025 में मोंगला बंदरगाह के लिए चीन ने $400 मिलियन की फंडिंग दी है, जो कि कोलकाता से केवल 180 से 200 किलोमीटर दूर है। तीस्ता नदी परियोजना जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे का एक विवादास्पद मुद्दा रही है, अब चीन की भारी मार्ग से आगे बढ़ रही है, जिसे भारत के लिए एक रणनीतिक माना जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। ये पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में करने का मास्टर प्लान है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इसका ऐलान किया था। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आता है और यहाँ पर जो ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये बांग्लादेश, उसके साथ श्रीलंका, उसके बाद यहाँ पर जो अफ्रीका में, और ये फारस की खाड़ी से होकर आगे ये मध्य एशिया के देशों तक जाता है। और इधर पूरा आप एक ये जो रेड मार्क दिया हुआ है, ये 2 पार्ट है इसके अलग अलग, एक ब्लू वाला और एक ये रेड वाला। पहला है सिल्क रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह एक ज़मीनी रूट है। यहाँ पर आप देख सकते ये है सिल्क रूट, जो कि चीन के एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। चीन को एशिया, रूस और यूरोप से कनेक्ट करता है। दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड है, ये समुद्री रास्ता है जो कि चीन के तटीय इलाकों को हिंद प्रशांत और अरब सागर से यूरोप तक जोड़ता है। दोनों को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो कि बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI हो गया था। 145 से ज़्यादा देश शामिल है इसमें। चीन के मुताबिक BRI में शामिल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन वगैरह बनाने में मदद करेगा। चीनी बैंक इन देशों को सस्ती दर पर लोन देंगे। चीनी कंपनियां डेवलपमेंट का काम करेंगी और कच्चा माल भी चीन ही देगा। तो ये तो एक हो सकता है एक बहाना हो जो डेवलपमेंट के नाम पर ये पूरे भारत मतलब पूरा क्षेत्र है एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका का, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता हो। अब देखिए सैन्य सहयोग इससे मिल रहा है। बांग्लादेश चीन से बड़े पैमाने पर हथियार आयात करता है, जिसमें 2006 में 65 बड़े कैलिबर तोपखाने, 16 युद्ध के विमान और 114 मिसाइलें शामिल थी। 2025 में चीन ने बांग्लादेश के लाल मोनीरिहाट एयरबेस को पुनर्जनन करने के लिए प्रस्ताव दिया है, जो कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 40 किलोमीटर दूर है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक खतरा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्व उत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत के लिए इसका क्या प्रभाव रहता है। रणनीतिक घेराबंदी की जा रही है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक नया दबाव पैदा करती है। मोंगला बंदरगाह और लाल मोनीरिहाट एयरबेस जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।
भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखने को मिलते हैं। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने और भारत में शरण लेने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ाई है, वहां पर उनके जो संबंध हैं अच्छे हो रहे हैं, जिसे भारत एक रणनीतिक नुकसान के रूप में देखता है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। इसे चीन पाकिस्तानी बांग्लादेश गठजोड़ से भी जोड़ा जा सकता है। मतलब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों का गठजोड़ हो चुका है, लेकिन अब तुर्की भी इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश संबंध और भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पुनर्जनन और नई शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक करने की कोशिश की जा रही है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया था। शेख हसीना का शासन 2009 से 24 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे रहते हैं। कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि हसीना ने भारत के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे और 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए थे। अगस्त 2024 में हसीना की सरकार का जो पतन हो जाता है, उसकी सरकार गिर जाती है और यूनुस मोहम्मद की अंतरिम सरकार बन जाती है और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच संबंध गर्मजोशी आ जाती है। दोनों देशों ने 15 साल बाद अप्रैल 2025 में विदेश सचिव सत्र की बातचीत शुरू की थी। अब देखिए, चीन की भूमिका भी इसमें सामने देखने को मिलती है। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के साथ चीन के BRI प्रोजेक्ट्स, जिसमें CPEC और बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह एक त्रिकोणीय गठजोड़ को बढ़ावा दे रहा है। यूनुस ने मार्च 2025 में चीन का दौरा किया था। बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे भारत ने रणनीतिक उकसावा माना है। तो भारत के लिए इसका क्या प्रभाव है? पूर्व उत्तर में अस्थिरता देखने को मिल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की निकटता भारत के पूर्व उत्तर राज्य, जिसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड में अस्थिरता बढ़ रही है। कुछ भारतीय स्रोतों का मानना है कि पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश के रास्ते भारत में हथियार और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को रणनीति पर ध्यान है। भारत विरोधी भावना है। बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चल रहा है और हसीना को भारत में शरण देने के कारण भारत विरोधी भावनाएं या तनाव आपस में बढ़ चुके हैं, जिसे पाकिस्तान और चीन अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो शेख हसीना की अवामी लीग है, उसको भी मतलब सस्पेंड करने की या उस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि उसे अब नॉमिनेशंस नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर जो वोटिंग होनी है, जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें अब फिर से देखा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते नज़र आएंगे। यहाँ पर अब आप देखिए, मैप में आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आपको पता चल गया है पाकिस्तान में जो गवादार पोर्ट है, यहाँ पर कराची में, तो इधर इसके थ्रू यहाँ पर चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो चीन यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोंगला पोर्ट बना रहा है बांग्लादेश में, तो इसके थ्रू भी चीन का प्रभाव नज़र आ रहा है सामने से। यहाँ पर आप रेड डॉट के थ्रू समझ सकते हैं, इधर जाता है और इधर से इधर, तो ये पूरा रास्ता जो है रेड डॉट्स वाला रूट है ये, तो ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। अब देखिए, भारत के लिए समग्र रणनीतिक चुनौतियां क्या हैं, भारत के सामने कौन कौन सी चुनौती देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो 3 मोर्चा खतरा है, लेकिन अब इसमें चौथा देश भी शामिल हो रहा है। चौथा देश कौन है? जो तुर्की है। तुर्की को भी इसके मतलब इसमें शामिल होने की अब आसार लग रहे हैं, जैसे कि तुर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता सहयोग भारत के लिए पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर चीन और पूर्व बांग्लादेश में एक त्रिकोणीय रणनीतिक घेराबंदी की आशंका पैदा करता है। मतलब भारत का जो ये मैप अगर हम बनाएं, इधर आप ये समझ लीजिए, ये मैप है, हाँ, तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इसको हम किसी और कलर से कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान हम लिख देते PAK पाकिस्तान, और यहाँ पर बांग्लादेश BANG, और ये है इंडिया। तो अब देखिए चीन का क्या नीति है। चीन की नीति कुछ ऐसी है। पहले तो उसने इधर पाकिस्तान में अपना एक पोर्ट बना लिया गवादार में। ये है वेस्ट वाली साइड है पाकिस्तान,
ईस्ट वाली साइड है ये बांग्लादेश, और इधर अगर हम देखें ना श्रीलंका, तो यहाँ पर भी उसका कुछ प्रभाव बढ़ रहा है, और ऊपर है चीन। तो चीन ऐसे चारों तरफ से भारत को घेर चुका है, और जो भी थोड़ी बहुत कसर बचती है उसको भी अब वो पूरी कर ही लेगा। यदि इन तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता है, तो अगर मान लीजिए चीन हथियारों की आपूर्ति करता है इन दोनों देशों को, तो भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर एक साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब एक तो होता है कि भारत को एक साइड सिर्फ एक समय पर सिर्फ एक साइड से ही सामना करने पड़ेगा सेना का, लेकिन अगर चीन इन दोनों देशों को हथियार प्रोवाइड करता है तो भारत के लिए एक साथ सभी क्षेत्रों पर मतलब कि सामना करना पड़ सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमने देखा है भारत की सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक कमजोरियों में से एक है। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति, विशेष रूप से लाल मोनीरिहाट एयरबेस और मोंगला बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ भारतीय स्रोतों ने दावा किया है कि बांग्लादेश के एक पूर्व मेजर जनरल ने भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को हड़पने की बात कही है, जो कि भारत के लिए एक चेतावनी है। मतलब भारत को अब चेतावनी दी जा रही है कि भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को हड़पा जाएगा, वहां पर कब्जा किया जाएगा। आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाए जा रहे हैं। भारत में बांग्लादेश में भारत की आर्थिक उपस्थिति कमज़ोर पड़ रही है। 2023-24 में भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा $12 बिलियन था, जबकि चीन के साथ व्यापार असंतुलन और अधिक है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा 2018 से चालू की थी। अप्रैल 2025 में इसको कैंसिल कर दिया, जिससे बांग्लादेश के परिधान निर्यात पर असर पड़ता है, और भारत का बांग्लादेश को कूटनीतिक संदेश था। ये कट्टरपंथ और सुरक्षित खतरे देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों का उदय होता है, जिन्हें पाकिस्तान की ISI, संभवत तुर्की के NGO का समर्थन प्राप्त है। भारत के लिए ये भी एक चिंता का विषय। भारत ने बांग्लादेश से अवैध सीमा पार करने मादक द्रव्यों की तस्करी की शिकायत की है, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है। तो ये थे जो भारत के सामने अगर पूरी तरह से चुनौतियां देखी जाए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारत की प्रतिक्रिया रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले कूटनीतिक प्रयास हैं। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने की कोशिश की है। विदेश सचिव मिस्री ने दिसंबर 2024 में ढाका का दौरा किया और यूनुस के साथ बातचीत की है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इस्लामिक कट्टरपंथी पर अंकुश लगाने की भी मांग की है। आर्थिक उपाय क्या है? भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ाकर चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित या कम करने की ज़रूरत है। तीस्ता जल बंटवारा, जो कि तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो बंटवारा चल रहा है, उसको तेज़ी से लागू करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि बांग्लादेश को चीन की तरफ झुकने से रोका जा सके। सैन्य और सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। भारत को बांग्लादेश की खाड़ी में अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ानी होगी, ताकि चीन और पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्व उत्तर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक खुफिया निगरानी रक्षा प्रणालियों तैनाती की ज़रूरत है, कि ऐसी बाउंड्रीज पर जहां पर ज़्यादा खतरा है वहां पर रक्षा तैनात ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए और रक्षा प्रणालियों की तैनाती वहां पर ज़्यादा की जाए। ट्रैक 2 कूटनीति है। भारत को बांग्लादेश के साथ थिंक टैंक्स, शैक्षणिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। जैसे कि तुर्की अब वहाँ के लोगों को, मतलब जो युवा वहाँ के छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, उनको जो इस्लाम को मानते हैं, मतलब इस्लाम धर्म के लोग, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनके जो मानसिक संतुलन पर प्रभाव बनाने की कोशिश की जा रही। तो इसी तरह से भारत को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोगों के द्वारा लोगों के बीच जो संबंध है उनको मजबूत किया जा सके, ताकि कोई भी और देश आकर अगर बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश बिना सोचे समझे मतलब उसकी बात ना मान ले और खुद अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि भारत को अब पहले तो 3 देशों से खतरा था, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन अब तुर्की भी इनकी लिस्ट में शामिल होता जा रहा है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये चाइना को भी सपोर्ट करेगा। तो अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।